नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला रंजन कुमार, रंजन जो था वो इस समय इस गांव का सरपंच होता है और सरपंच के पद पर रहते हुए रंजन ने बहुत बड़े बड़े घपले कर रखे थे और बड़े बड़े घपले करके ये रंजन कुमार जो था वो अपना बहुत अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी जोड़ चुका था। गांव के सभी लोग इसे बहुत ज्यादा डरा करते थे क्योंकि गांव के गरीब लोगों का ये लड़का जो था वो शोषण किया करता था। अब ये रंजन कुमार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि गांव की गरीब लोगों की बहू और बेटियों को गंदी नजर से देखा करता था। यहाँ तक कि रंजन जो था वो अपने ही खेत के अंदर एक बहुत ही बड़ा कमरा बनाकर रखा हुआ था और इस आलीशान कमरे के सामने उसने अपने लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाकर रखे हुए थे। पूरी मौज मस्ती की जिंदगी जो ये सरपंच था वो अपने खेत में गुजारा करता था। अब रंजन कुमार के इसके परिवार में दो बहू भी होती है, जिसमें बड़ी बहू का नाम चंचल होता है और छोटी बहू का नाम पिंकी होता है। दोनों बहुएं जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। दोनों बहू जो थी वो संस्कारी बहुएं थी। लेकिन 3 साल पहले चंचल और पिंकी के पति मुकेश और दिनेश जो थे वो अपनी गाड़ी लेकर के दिल्ली की तरफ जा रहे थे और बीच रास्ते में इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर ये दोनों भाई होते हैं दोस्तों, ये दुनिया इस दुनिया से चले जाते हैं और जैसे ही ये इन्हें छोड़कर जाते हैं तो इस तरह चंचल और ये सुनीता दोनों ही विधवा हो जाती है। लेकिन फिर भी दोनों बहुएं इसी घर में रहना शुरू कर देती है। चंचल और सुनीता दोनों ही अपनी दूसरी शादी तक का भी नहीं सोचती है क्योंकि चंचल और सुनीता को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लालच आ चुका था और उन दोनों के ससुर रंजन कुमार के पास अपनी 28 एकड़ जमीन थी, पैसा था, पावर था और बस इसी लालच में आ करके ये दोनों ही बहुएं इस घर में रुक जाती है और अपनी दूसरी शादी तक नहीं करती है। लेकिन चंचल और सुनीता ये नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर उनका जो ससुर है रंजन कुमार वो इन दोनों के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था, जिसके बारे में दोनों बहुओं को कोई भनक नहीं थी। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीतने के बाद एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों जिसमें सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अब जो ये रंजन कुमार सरपंच साहब होते हैं वो अपनी बैठक में बैठे होते हैं और उसी समय रंजन के पास गांव की ही एक विधवा महिला आती है और उस विधवा महिला का नाम जो है वो ममता होता है। ममता जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत महिला होती है, लेकिन ममता के भी पति की मौत हो चुकी थी और आज ममता जैसे इस सरपंच के बैठक में आती है तो फिर जो ये रंजन कुमार होता है उसकी नजर इस ममता पर पड़ जाती है और फिर उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके ये रंजन कुमार की नीयत खराब हो जाती है। रंजन अपने मन में यही सोचता है कि इतनी खूबसूरत, जवान और सुंदर महिला तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और जैसे ही रंजन कुमार ये सारी बातें ही सोच रहा होता है तो फिर उसी समय जो ये ममता होती है वो उस सरपंच के पास जाती है और फिर उस सरपंच से कहती है कि सरपंच साहब, मेरे पति को गुजरे हुए 2 साल का समय गुजर चुका है लेकिन अभी तक मेरी कोई पेंशन नहीं बनी है। अब जैसे ही ये बात रंजन कुमार सुनता है तो फिर वो इस महिला ममता की खूबसूरती को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पेंशन जो है वो 10 दिनों के अंदर क्लियर करवाता हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब जैसे ही ये महिला से ऐसी बात करता है तो फिर उसी समय जो ये सरपंच होता है वो इस महिला ममता से ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी पेंशन तो बनवा सकता हूँ लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। अब जैसे ही ये बात ममता सुनती है तो ममता जो है वो इशारे को समझ जाती है। ममता जो थी वो इससे भी 4 कदम आगे थी। ममता का जो चाल चलन और चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं था और ये बात वो सरपंच भी जानता था। ममता कहती है कि अगर आप मेरी पेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो फिर जो आपको चाहिए मैं वो आपको दे दूंगी। लेकिन तभी रंजन कहता है कि जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो तुम्हारे पेंशन बनवाने से पहले हासिल करना चाहता हूँ। अब इसके बाद ये महिला ममता जो है वो मजबूर हो जाती है और फिर उसके बाद रंजन कहता है कि आज रात को तुम्हें मेरे खेत में आना होगा और मेरे साथ अपना वक्त बिताना होगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी पेंशन की समस्या सॉल्व करवा दूंगा। ममता इसकी सारी बातों को मान जाती है। ममता कहती है कि ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आज रात को आपके खेत में जरूर पहुंच जाऊंगी। और इस तरीके से दोस्तों ये ममता जो है वो इसी समय अपने घर से निकलकर अपने घर चली जाती है और थोड़ा सा वक्त बीतने के बाद रंजन भी अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और सीधे ही खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद दोस्तों ये जो रंजन होता है आज दिन भर अपने आलीशान कमरे में बैठ करके शराब पीता है और शराब पीते पीते जब शाम का समय होता है तो शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास जो ये रंजन होता है उसे ये याद आता है कि क्यों ना उस महिला ममता को कॉल करके याद दिला दिया जाए, उसे खेत में बुलाने का टाइम बता दो। अब उसी समय जो ये रंजन होता है वो अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और इस महिला को फोन नंबर ढूंढने के बाद ममता को वो कॉल लगा देता है और फिर वो ममता से कहता है कि ममता, तुम आज रात को याद है ना कि तुम खेत में आने वाली हो, याद रखना कि तकरीबन 9-10 बजे के बीच में तुम मेरे खेत पे पहुंच जानी चाहिए।
तभी ये जो महिला ये होती है ममता, कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही रात के 9:30 बजेंगे तो फिर मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी। और इस तरह से ये बात तय हो जाती है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है तो दोस्तों ये ममता जो है वो अपने घर से बाहर निकलती है। और घर से बाहर निकलने के बाद सीधे ही जो ममता होती है वो इस रंजन कुमार के खेत में जाती है। और फिर खेत में जाकर के जैसे ही ये रंजन को देखती है तो रंजन जो था वो उस वक्त अपने कमरे में बैठ करके शराब पी रहा था। और इस आलीशान कमरे को देख करके ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ममता जो है वो अपने मन में यही सोचती है कि सरपंच साहब जो है वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है। अगर मैं इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हूँ तो फिर ये सरपंच मेरे नाम पर भी सब कुछ कर सकता है। और यही सब सोच करके ये महिला जो है वो उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। और सरपंच साहब की नजरें जैसे इस महिला ममता पर पड़ती है तो सरपंच जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सरपंच कहते हैं कि इस कमरे का दरवाजा बंद कर दो। और फिर ममता जो है वो खुद ही जाकर के इस कमरे का दरवाजा बंद करती है। और फिर इसके बाद ममता और ये रंजन जो थे दोस्तों, इन दोनों के बीच दोनों की रजामंदी के साथ गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। और ये दोनों मिलकर के तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक कि इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही सरपंच और इस महिला की इच्छा पूरी हो जाती है तो सरपंच साहब कहते हैं कि ममता तुम बिल्कुल भी किसी बात की फिक्र मत करना, अगले 10 दिनों के अंदर मैं तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें हर दूसरी तीसरी रात मेरे पास आना होगा। अब इसके बाद जो ममता होती है दोस्तों वो सरपंच साहब से कहती है कि सरपंच साहब आप बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत कीजिए, आप जब भी मुझे फोन कर देंगे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। और अब इसके बाद सरपंच साहब जो है वो इस महिला को छोड़ने के लिए गांव में भी आता है। और फिर गांव में छोड़ने के बाद वापस से अपने खेत में जाता है। जैसे ही पूरी रात गुजरती है तो फिर अगला दिन आता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। रंजन जो ये सरपंच साहब होते हैं वो अपने घर में बैठ करके उस वक्त खाना खा रहे थे और अपनी बड़ी बहू चंचल की खूबसूरती को निहार रहा था। क्योंकि दोस्तों जो ये रंजन कुमार था उसकी गंदी नजरें जो थी वो अपनी दोनों बहुओं पर हमेशा ही टिकी रहती थी। और आज जो ये चंचल थी इसके साथ रंजन जो था वो एक बहुत बड़ा कारनामा करने वाला था। अब जैसे ही रंजन कुमार खाना पीना खत्म कर लेता है तो फिर उसी समय चंचल जो है वो अपनी बहू के पास ससुर के पास आती है और ससुर से कहती है कि पिताजी कल मेरी माँ का फोन आया था, उनका तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो गया है तो मुझे मायके जाना पड़ेगा। इसके बाद रंजन कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में लेकर के चलता हूँ। अब उसी समय जो ये चंचल होती है वो अपने ससुर रंजन से कहती है कि पिताजी आज ही मुझे अपने मायके के लिए जाना पड़ेगा। तभी रंजन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर के जल्दी से तैयार हो जाओ और तब तक मैं अपनी भी गाड़ी निकाल लेता हूँ। लेकिन आज रंजन जो था उसका इरादा कुछ और था। रंजन जो था वो चोरी छुपे घर में से एक चाकू उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और छुट्टी लेने के बाद ये अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी भी बाइक निकालता है। 10-15 मिनट के बाद चंचल भी तैयार होकर के आ जाती है। अब जो चंचल होती है वो अपनी देवरानी सुनीता से कहती है कि सुनीता मैं दीपक को अपने साथ में ले जाती हूँ। लेकिन तभी ये जो सुनीता होती है वो कहती है कि आप बच्चे को साथ में मत ले जाइए, इसे यही छोड़ दीजिए, मैं इसका ख्याल अच्छे से रख लूंगी। और इस तरीके से दोस्तों अब चंचल जो है वो अपने बेटे दीपक को अपने ही घर पर छोड़ देती है ससुराल में। और फिर उसी समय रंजन जो है वो अपनी बहू को आवाज लगाने लगता है। इसके बाद चंचल जाकर के गाड़ी में बैठती है और फिर ये सरपंच साहब अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 10 मिनट का वक्त बीतता है दोस्तों तो फिर जो ये गाड़ी है वो इस गांव से काफी दूर निकल जाती है। और फिर बीच रास्ते में जो ये रंजन कुमार होता है वो अपनी बहू से कहता है कि देखो चंचल, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, इतने सारे पैसे हैं, पावर, सब कुछ है मेरे पास, और अगर तुम चाहो तो तुम्हें जो ये जमीन है जो तुम्हारा हिस्सा है वो मैं तुम्हें ज्यादा बढ़ा करके दे सकता हूँ। अब जैसे ही ये बात बहू चंचल देवी सुनती है तो फिर इसके कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर उसी समय ये सरपंच जो है वो अपनी बहू से कहने लगता है कि देखो चंचल बहू, देखो मैं तुम्हारे नाम पर 20 एकड़ जमीन करना चाहता हूँ और थोड़ा बहुत जमीन छोटी बहू को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। वहां पर चंचल बिल्कुल चुपचाप से बैठी हुई सुने जा रहे थे। लेकिन रंजन जो है वो अपनी मन की बात अपनी बहू चंचल को बताता है। वो चंचल से कहता है कि आज बीच रास्ते में तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना होगा। अब जैसे ही ऐसी बात बहू सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी चंचल कहती है कि पिताजी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा गलत काम है और ऐसा काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन रंजन ये देखता है कि एक सुनसान इलाका आ जाता है और दूर दूर तक कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति वहां पर नहीं होता है। अब रंजन इसी बात का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी वहां पर रुकता है और फिर अपनी बहू से कहता है कि देखो ना, गाड़ी लगता है कि पंचर हो गई है, खराब हो गई। इसके बाद बहू कहती है कि अब गाड़ी कैसे ठीक करवाएंगे यहाँ पर सुनसान जगह पर। तभी रंजन कहता है कि मैं अभी देखता हूँ, कुछ हो सकेगा तो करता हूँ।
और इस तरह से रंजन जो है वो इस गाड़ी से उतर जाता है। अब रंजन को ये बात तो बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि उसकी बड़ी बहू ऐसे मानने वाली नहीं है। और इसके बाद रंजन जो है वो उसी समय अपनी जेब से छुरी निकालता है और अपनी बहू के गर्दन पर रख देता है। अब चंचल को ये काफी डराता है, धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने जरा से भी होशियारी की तो तुम्हारा यहीं पर जान ले लूंगा। अब चंचल भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने ससुर से वो कुछ भी नहीं कह पाती है। और इसके बाद दोस्तों जो ये ससुर रंजन कुमार होता है वो उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और फिर वो गाड़ी की ही सारी खिड़कियां बंद कर देता है। आज ये रंजन था उसके सारा जमीन मर जाता है, बिल्कुल उसकी आत्मा मर जाती है। और फिर इसके बाद रंजन जो है वो अपनी बहू चंचल के साथ इस गाड़ी के ही अंदर गलत काम करना शुरू कर देता है, यानी कि वो 4 व्हीलर से उस वक्त गया हुआ था। इसकी बहू इसके सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि ऐसा गलत काम आप मेरे साथ मत करिए, लेकिन फिर भी उसका ससुर नहीं सुनता है। वो इस काम को अंजाम देता ही चला जाता है। और फिर जो ये रंजन कुमार होता है वो तब तक ऐसा काम करता है जब तक कि सारी जरूरतें उसकी पूरी नहीं हो जाती है। अब जैसे ही रंजन का ये खेल खत्म होता है तो फिर जो ये ससुर होता है वो अपनी बहू को डराता है, धमकाता है, कहता है कि अपने मायके में जाकर के ये बात किसी से कुछ मत कहना और ना ही ये बात तुम्हें अपने घर में आकर बतानी है। अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को ही घर से बाहर निकाल दूंगा। अब जैसे ही ऐसी ऐसी धमकियां वो अपनी बहू को देता है तो कहीं ना कहीं चंचल भी बहुत ज्यादा डर जाती है। चंचल भी अपने मन में सोचती है कि उसका ससुर पैसे वाला है, पावर वाला है, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसकी जान तक ले सकता है, उसके बेटे तक को भी वो मारवा सकता है। लेकिन ये सब चीज होने के बावजूद भी रंजन जो है वो अपनी बहू से कहता है कि अब मैं तुम्हें अभी मायके में छोड़ देता हूँ। और इसके बाद जो रंजन होता है दोस्तों वो अपनी गाड़ी ड्राइव करना खुद से शुरू कर देता है। कई घंटों का वक्त बीतने के बाद रंजन जो है वो अपनी बहू को लेकर के उसके मायके में चला जाता है। और जैसे ही चंचल अपने मायके में पहुंचती है तो फिर वो ना तो इस बात के बारे में अपने पिता से जिक्र करती है और ना ही वो ऐसी बात कुछ अपनी माँ को बताती है। वहां पर जाकर वो अपनी माँ से मिलकर के उनका हालचाल जानने लगती है, अपनी राजी खुशी के बारे में बताती है, अपनी माँ के बारे में, अपने माँ और पिता के बारे में, कुल मिलाकर वो सारी चीजें भूल जाती है। तरह तरह की वो बातचीत वो अपने मायके में बैठकर कर रही थी। और जैसे ही 2 घंटे का वक्त बीता है तो फिर जो ये इसको ससुर रंजन कुमार होता है वो कहता है कि चंचल चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें घर लौटना भी है। लेकिन तभी उसकी बहू कहती है कि पिताजी मैं यहाँ पर 4 दिनों तक रहना चाहती हूँ, इनकी देखभाल करना चाहती हूँ। लेकिन उसका ससुर जो था वो मानने को तैयार नहीं था। रंजन कुमार कहता है कि तुम यहाँ पर 4 दिन रह करके क्या कर लोगी, वैसे भी तुम्हारा बेटा जो है वो घर पर अकेला है। लेकिन फिर भी चंचल के माता पिता जो है वो उसके ससुर से कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस 4 ही दिन की तो बात है, आप लोग यहीं पर इन्हें छोड़ दीजिए। अब रंजन जो है वो जैसे तैसे करके बात को संभालता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर ये यहाँ पर चंचल रहना चाहती है तो फिर मैं अपने घर को लौटता हूँ। और इस तरीके से दोस्तों जो ये सरपंच रंजन कुमार होता है वो अपनी गाड़ी लेकर के इस गाँव से चल पड़ता है। कई घंटों का वक्त गुजर जाने के बाद रात के समय में अब जो ये सरपंच होता है वो अपने घर पहुंच जाता है और फिर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सरपंच साहब जो है वो ये देखते हैं कि घर में अब सिर्फ उसकी छोटी बहू अकेली रह गई थी जिसका नाम सुनीता था। अब इसके बाद जो ये सरपंच होता है रंजन कुमार वो अब छोटी बहू के भी साथ बहुत बड़ा कारनामा करने वाला था और उसकी बहू इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जैसे ही ये छोटी बहू अपने ससुर को देखती है तो पूछती है कि दीदी वापस क्यों नहीं आई। तभी रंजन कुमार बताता है कि वो 4 दिनों के लिए वहीं पर रुकेगी और वो 4 दिन के बाद ही वापस लौट कर आएगी और ठीक 4 दिन के बाद मैं खुद ही जाकर के उसे लेकर आऊंगी। तभी रंजन जो है वो अपनी बहू सुनीता से कहता है कि चलो मेरे लिए खाना निकाल दो और मुझे खाना खाना है और खाना खाने के बाद मुझे अपने बैठक में जाकर मुझे सोना भी है। सुनीता जो है वो अपने ससुर के लिए खाना तैयार करती है और फिर इसके बाद जो ससुर होता है वो खाना खाने के बाद अपनी बैठक में चला जाता है। लेकिन बैठक में जाने के बाद दोस्तों जो ये ससुर रंजन कुमार होता है वो अपनी छोटू बहू के बारे में सोचना शुरू कर देता है। पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर आज के समय में दोस्तों जो ये रंजन कुमार होता है वो अपने खेत में जाता है और खेत में जाने के बाद वो अपने कामकाज में लग जाता है। लेकिन दोस्तों उसी समय इस रंजन कुमार का एक दोस्त जिसका नाम विनोद पाल होता है, विनोद वहां पर आ जाता है और पूछता है कि आजकल सरपंच साहब आप रहते कहाँ हो। रंजन बताता है कि दरअसल विनोद तुम भी तो आज मुझे काफी दिनों के बाद मिले, चलो मिल करके अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। अब इस चीज के लिए विनोद भी मान जाता है। विनोद कहता है कि पार्टी तो तब अच्छी होगी जब हमारे पास शराब होगी। और तभी जो ये रंजन होता है दोस्तों ये कहता है कि चलो मेरे आलीशान कमरे में सारी चीजें उपलब्ध है। और इसके बाद विनोद और ये रंजन जो है वो दोनों बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते अब शाम हो जाती है और फिर शाम के समय में दोस्तों अब जो ये रंजन कुमार सरपंच होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि गांव में एक विधवा महिला रहती है जिसका नाम ममता है।
तो मैं अक्सर ही उसे अपने पास बुला लेता हूँ। तो चलो आज उसको ही अपने खेत में बुलाते हैं, कुछ एंजॉय करेंगे। अब इस चीज के लिए विनोद भी मान जाता है। विनोद कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम उसे यहीं पर बुला लो, कुछ देर हमारा भी समय निकल जाएगा। और उसके बाद जो ये रंजन सरपंच होता है दोस्तों, वो उस विधवा महिला ममता को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन जो था वो स्विच ऑफ आ रहा था। और थक हार के अब रंजन जो होता है वो विनोद से कहता है कि वो तो उसका फोन ही बंद आ रहा है, तो चलो गांव में ही चल करके देखते हैं कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही, उसका फोन क्यों बंद आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों जो ये सरपंच होता है वो अपने दोस्त विनोद को लेकर गांव में आता है। और फिर गांव में आने के बाद जो ये रंजन होता है वो सीधा ही ममता के घर पर चला जाता है। ममता के घर के दरवाजे पर उस वक्त ताला लगा हुआ था। रंजन जो है वो पड़ोसियों से भी पूछताछ करता है, तो उसे ये पता चलता है कि जो ये ममता है वो तो अभी फिलहाल अपने मायके में गई हुई है और वो 10 दिनों के बाद ही अपने मायके से लौट कर आने वाली है। अब दोस्तों इसके बाद रंजन कुमार का माथा ठनक जाता है। रंजन जो वो अपने मन में यही सोचता है कि अब वो क्या करेगा। अब उसी समय दोस्तों जो ये रंजन का दोस्त विनोद होता है वो कहता है कि ठीक है अब मैं घर पर चलता हूँ, वैसे भी आज यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं बनने वाला है। और इस तरह से दोस्तों जो इसका दोस्त विनोद होता है वो अपने घर पर चला जाता है। लेकिन आज के समय में जो ये रंजन कुमार होता है वो एक बहुत ही बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के बारे में सोच चुका होता है। रंजन इसके बाद सीधा ही अपने घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद वो देखता है कि घर के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें एक बेटा जो है दोस्तों वो चंचल का होता है और दूसरा बेटा जो है वो उसकी छोटी बहू का होता है। और इन दोनों ही बच्चों को सरपंच साहब अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बच्चे घर में नहीं खेलते हैं, बच्चे तो दूसरे बच्चों के साथ बाहर में खेला करते हैं। इसके बाद सरपंच जी जो है वो उसी समय अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल करके इन दोनों बच्चों को पकड़ा देता है। दोनों बच्चों से वो यही कहता है कि जाकर के जो मर्जी करे वो तुम लोग दुकान से खरीद कर खा लो, लेकिन 2 घंटे के पहले घर पर मत आना। और इस तरह से अब दोनों ही बच्चे जो है वो पैसे लेकर के इस घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये रंजन कुमार होता है वो उसी समय अपने घर का दरवाजा बंद करता है और दरवाजा बंद करने के बाद वो अपनी छोटी बहू सुनीता के पास जाता है और फिर कहता है कि सुनीता देखो, मेरे पास इतनी सारी जमीन है, पैसा है, पावर है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सारा पैसा, ये सारी जमीन जायदाद जो है वो तुम्हारे नाम पर हो सकती है। सुनीता भी इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती है, लेकिन सरपंच साहब जो है वो उसी समय अपनी छोटी बहू को साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि मैं अपनी सारी जमीन जायदाद जो है वो तुम्हारे नाम पर कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको मेरे साथ दिन गुजारना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। अब जैसे ही सुनीता अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनती है तो चौंक जाती है, हैरान रह जाती है। सुनीता कहती है कि पिताजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो मुझे आपकी जमीन जायदाद चाहिए और ना ही मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी में दिलचस्पी है, बस मुझे इस घर में रहने के लिए छत चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों जो ये रंजन कुमार होता है वो अपनी बहू को धमकी देना शुरू कर देता है। वो सुनीता से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें घर से भी बाहर निकाल सकता हूँ और तुम्हारे बेटे को भी घर से बाहर निकाल दूंगा और जमीन का एक टुकड़ा भी मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। अब जैसे तैसे करके रंजन कुमार जो है वो अपनी बहू सुनीता के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है और आखिरकार मजबूर होकर के उस बहू जो है वो हार मान जाती है। और इसके बाद ये सरपंच जो है वो अपनी बहू का हाथ खींच करके अपने कमरे के अंदर ले जाता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। और फिर ये सरपंच साहब जो है वो अपनी बहू के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी बहू जो थी वो इसके सामने हाथ जोड़ रही थी, कहती है कि ये ऐसा काम मेरे साथ आप बिल्कुल मत कीजिए, आपको पाप लगेगा। लेकिन फिर भी सरपंच जो था वो अपनी बहू के साथ इस गलत काम को अंजाम देता ही चला जाता है। रंजन कुमार तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक कि उसकी अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही रंजन कुमार का ये काम खत्म होता है तो रंजन जो है वो अपनी बहू से कहता है कि तुम्हें इस घर में ही रहना है और मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दिया करूंगा और आधी से ज्यादा जमीन मैं तुम्हारे ही नाम पर कर दूंगा, लेकिन हाँ इसके लिए तुम्हें मेरे साथ समय बिताना होगा। लेकिन छोटी बहू जो थी वो अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि जो उसका ससुर है वो ये आदमी नहीं है बल्कि जानवर है। सुनीता को इस बात के बारे में जरा सी भी भनक नहीं होती है कि जो ये सरपंच साहब है वो उसकी जेठानी के यानी कि चंचल के भी साथ सारा चीज ये कर चुका होता है। और इस तरीके से आज का पूरा दिन गुजर जाता है और फिर 2 दिनों का और वक्त बीत जाता है। अब दोस्तों इतना वक्त बीत जाने के बाद क्या होता है कि जो ये रंजन कुमार होता है वो अपने मन में एक ही बात सोच रहा था कि क्यों ना अब जाकर के बड़ी बहू चंचल को उसको लेने के लिए उसके घर जाऊं, उसके मायके चले। सुबह के 10 बजे के आसपास जो ये रंजन होता है वो अपने घर से अपनी गाड़ी निकालता है और फिर गाड़ी लेकर के वो सीधा ही चंचल के मायके की तरफ चल पड़ता है।
घंटों का वक्त बीतने के बाद रंजन जो है वो अब चंचल के मायके में पहुंच जाता है और फिर वहां पर चंचल के मायके में पहुंचने के बाद उससे कहता है कि आज तुम्हें मेरे साथ घर लौटना पड़ेगा। चंचल भी मजबूर होकर इस चीज के लिए मान जाती है और फिर इसके बाद दोस्तों जो ये रंजन होता है वो अपनी बहू को लेकर के गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में जैसे ही सुनसान इलाका आता है तो रंजन की नीयत फिर से ही डगमगा जाती है। दोस्तों अब रंजन जो सरपंच था वो अपनी बहू चंचल से कहता है कि देखो काफी सुनसान इलाका आ चुका है और ऐसे ही सुनसान जगह का तो मैं फायदा भी उठाना चाहता हूँ। चंचल कहती है कि आप मेरे साथ ये बार बार गलत काम मत कीजिए, लेकिन सरपंच साहब काम मानने को तैयार होते हैं। उसी समय सरपंच जो है वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और फिर इस गाड़ी के ही अंदर वो चंचल के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही रंजन का ये गलत काम खत्म हो जाता है तो फिर जो ये रंजन है वापस से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और फिर कुछ घंटों का वक्त गुजर जाने के बाद रंजन कुमार जो है वो अपनी बहू को लेकर घर पर आ जाता है। तब तक तकरीबन शाम के 7-8 बजे का वक्त हो चुका था। चंचल ये देखती है कि घर के अंदर जो उसकी देवरानी सुनीता होती है वो काफी ज्यादा उदास और परेशान दिख रही थी। अब दोस्तों थक हार करके चंचल जो है वो सुनीता से बात करना शुरू करती है और फिर उससे पूछती है कि क्या बात है, तू इतनी परेशान और उदास क्यों दिख रही है, क्या हो गया ऐसा। सुनीता जो है वो चंचल के सामने रोना शुरू कर देती है, आंखों में आंसू भर लेती है। जो ये सुनीता होती है वो बताती है कि दीदी जब आप अपने मायके गई थी तो आपके पीठ पीछे मेरे ससुर ने मेरे साथ गलत काम किया था। अब चंचल को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है तो चंचल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। चंचल की भी अब सुनीता से कहती है कि जब मैं भी अपने मायके जा रही थी तो बीच रास्ते में ही ससुर ने मेरे साथ भी गलत काम किया था और आज आते समय भी उसने मेरे साथ वही काम फिर से दोहराया है। अब दोस्तों उसी समय जो ये सुनीता होती है वो अपनी जेठानी से कहती है कि जो ये हमारा ससुर है वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस है, एक जानवर है, तो उसको खत्म करने में ही हमारा फायदा होगा। और इस तरीके से दोस्तों सुनीता और चंचल दोनों ही मिलकर के एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड को अंजाम देना वाली थी। अब जैसे ही रात के 9-10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रंजन कुमार सरपंच शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर पर आता है। घर के दरवाजे को खटखटाता है और सुनीता आकर के घर का दरवाजा खोलती है और फिर रंजन इस तरह से घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। रंजन कुमार दोस्तों जो था वो अब अपनी बड़ी बहू चंचल से कहता है कि चंचल तुम ऐसा करो कि खाना तो मैं बाद में खा लूंगा, पहले तुम मेरे कमरे में आ जाओ और कमरे में आने के बाद तुम्हें मेरे साथ तो पता ही है कि क्या करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात चंचल से वो कहता है तो चंचल को इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। सबसे पहले चंचल जाकर के इस घर का दरवाजा बंद करती है और दरवाजा बंद करते ही दोनों ही बहुएं रसोई में जाती है, 2 धारदार चाकू उठाती है और फिर चाकू लेकर के दोनों ही बहुएं अपने ससुर के रंजन कुमार के पेट में वार करना उसे शुरू कर देती हैं। 1 मिनट के अंदर रंजन के पेट में 20 से 25 बार चाकू से वार किया जाता है। रंजन कुमार चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन दोनों ही बहुएं इसके पेट में लगातार वार किए ही जा रही थी। सुनीता को तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि सुनीता जो है वो उसी समय अपने ससुर रंजन कुमार का प्राइवेट पार्ट भी वो चाकू से वार करके घायल कर देती है, काट देती है और फिर उसे बाहर गली के आवारा कुत्तों के सामने वो ले जाकर के फेंक देती है और ये आवारा कुत्ते जो है वो उसी समय उस संवेदन हिस्से को खा जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों अब वहां पर जैसे ही इस सरपंच इस दुनिया से जाता है तो सुनीता जो है वो अपना उसी समय मोबाइल फोन उठा करके नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर देती है और फिर पुलिस को ये बताती है कि हमने अपने ससुर का कत्ल कर दिया है। और इसके बाद 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस देखती है कि वहां पर सरपंच साहब इस दुनिया से जा चुके होते हैं। अब उनके शव को कब्जे में लिया जाता है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब चंचल और सुनीता से पूछताछ की जाती है तो फिर वो अपनी बीती हुई सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है और जैसे ही पुलिस इन दोनों की कहानी सुनती है तो उनके भी होश उड़कर रह जाते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो मजबूर होकर इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। अब ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब उन दोनों बहुओं को क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दोनों बहुएं ने जो अपने ससुर के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। लेकिन दोस्तों से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना करना हमारे लिए बहुत हौसला देता है दोस्तों, तो प्लीज इतना किया करें। तो दोस्तों ये रही कहानी। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ।